गुड इवनिंग। S1 स्टडी हैकर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे शब्द विचार के बारे में। शब्द किसे कहेंगे, पद किसे कहेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला हुआ है वर्ण, तो आप वहां पर जाकर के देखिए वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, वर्णों का क्या महत्व होता है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिटेल से चर्चा किए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे शब्द पर। तो शब्द किसे कहेंगे, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहेंगे। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कलम, कलम, कलम का सार्थक मेल है तो इसका अर्थ निकल रहा है। लेकिन यदि कमल, कमल, इसका भी सार्थक मेल है, लेकिन यदि हम म क ल कर दें तो इसका कोई सार्थक मेल नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, जिसके वजह से यह निरर्थक में चला जाएगा। तो इसी विषय पर हम लोग आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए आप लोग अंत तक। बिल्कुल आप केवल देखते जाइए, आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भेद होते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले इसके भाग को पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। फिर यहां हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। फिर यहां हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर। फिर यहाँ पर हम देखेंगे रूप के आधार पर। तो शब्द के 4 भाग होते हैं। अब इनके कौन कौन से भेद हैं इसको हम जानेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक, सार्थक शब्द एवं निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द अभी अभी हम आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बताएं कि जैसे गमला, गमला, गमला को यदि हम गलाम, गलाम लिख दें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है ना। तो जिसका कोई अर्थ ना निकले उसे हम निरर्थक, निरर्थक में रखेंगे, और जिसका अर्थ निकले उसे हम सार्थक में रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखिए, सार्थक के साथ एक निरर्थक शब्द भी चलता है, जैसे पानी तानी, पानी तानी, नानी वानी, नानी वानी, ये वाला वानी है, बात वाला वानी नहीं, नानी वानी। पकौड़ी वकौड़ी, कुछ भी ले सकते हैं, कचौड़ी वचौड़ी, उल्टा पुल्टा। तो इस तरह से जो इसके साथ में चलता है, जब भी ये निरर्थक शब्द यहाँ से यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, जब भी निरर्थक शब्द सार्थक शब्द के साथ चलता है तो उसका कुछ अर्थ निकलता है। जब यह सार्थक शब्दों के साथ नहीं चलता है, ये अकेले चलता है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे पानी का मतलब समझते हैं लेकिन तानी का मतलब नहीं समझते हैं, नानी का मतलब समझते हैं लेकिन वानी का मतलब नहीं समझते हैं, पकौड़ी का मतलब समझते हैं लेकिन वकौड़ी का मतलब नहीं समझते हैं, कचौड़ी का मतलब समझते हैं लेकिन वचौड़ी का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। इस तरह से उल्टा का पुल्टा, उल्टा का मतलब तो समझ में आता है लेकिन पुल्टा का मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता है। इस तरह से बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, जैसे सिनेमा विनेमा, मोबाइल तोबाइल, लाइट वाइट। इस तरह से कुछ भी हमको जो इसके साथ में चलता है, तो ये सारी चीजें निरर्थक में रहेगी, जिसका कोई मतलब ना निकलता हो, लेकिन वह सार्थक शब्दों के साथ चल रहा हो। और जब तक वह सार्थक शब्दों के साथ चलता है तो उसका मतलब निकलता है। जैसे मैं वाक्यों में प्रयोग करना चाहूंगा कि लिखा रहे आप क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, तो जब भी यह उल्टा के साथ आया पुल्टा, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आप क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। लेकिन यदि हम इसको हटा दें और केवल बोलें क्या आप उल्टा बोल रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हो कि सार्थक शब्दों के साथ जो शब्द साथ साथ चलता है उसे हम निरर्थक शब्द कहेंगे, लेकिन वह स्वयं अगर अकेले चलने लगे तो उसका कोई अर्थ ना निकलता हो तो हम उसे निरर्थक शब्दों के अंतर्गत में रखेंगे। ठीक है, आप इसे भी समझ गए, इसे भी समझ गए। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को व्यवहार में लेते हैं, उसको आप ध्यान में रखें। फिर देखिए रचना के आधार पर आज कैसे रहेगा कि अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। कैसे याद रहेगा, ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। यह अर्थ देखिए, हम चीजों को कोरिलेट कर रहे हैं, चीजों को याद रखने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना होता है। तो यह अर्थ हो गया सार्थक। यह अर्थ में 2 अक्षरों का प्रयोग हुआ है तो इसके भेद भी 2 हो गए, एक
और दो। ये अब रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। जैसे देखिए योग रूढ़, अब देखिए रचना तीन अक्षरों से मिलकर के बना है, कोरिलेट करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पर तो नहीं है फिर गड़बड़ हो जाएंगे आगे चल करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक याद करने के लिए कुछ न कुछ उपाय सूझ रहा है तो वहाँ उस उपाय को अपना लेना चाहिए, इसी में भलाई होती है। ये अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। लेकिन रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं, 1 2 3। रचना में 3 अक्षर है तो यहाँ भेद भी इसका 3 है। याद रखने में कितनी आसानी हो रही है, आप लोग बात को समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? अगर जैसे मान लीजिए जल को अगर खंड कर दें, ज अलग लिख दें, ल अलग लिख दें, तो इस ज का मतलब कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा। इस ल का मतलब कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ऐसे शब्द जिसे खंड करने पर वह अलग अलग अक्षर कोई अर्थ ना दे तो उसे हम रूढ़ शब्दों के अंतर्गत में रखते हैं। आप लोग संधि विच्छेद के बारे में सुने होंगे। संधि विच्छेद वही शब्दों का होता है जो यौगिक और योग रूढ़ में आते हैं। सभी शब्दों का संधि विच्छेद नहीं होता। मान लीजिए रूढ़ शब्दों का संधि विच्छेद होने लगे तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। ज का कुछ मतलब निकलता है? नहीं। अगर निकलता भी है तो अगले का नहीं निकलेगा। ल का कुछ मतलब निकलता है? नहीं निकलता है। तो इस तरह से जिसे खंड करने पर कोई अर्थ ना दे उसे हम रूढ़ शब्दों के अंतर्गत में रखेंगे। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिन शब्दों को खंड करने पर कोई अर्थ ना दे उसे हम रूढ़ शब्द कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यौगिक। यौगिक किसे कहेंगे? यौगिक दो शब्दों के सार्थक मेल से जो शब्द बनते हैं उसे हम यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे दो शब्द बैलगाड़ी, बैल जोड़ गाड़ी, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल जोड़ गाड़ी, टिकट घर, टिकट जोड़ घर, विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, पाठशाला, पाठ जोड़ शाला। इस तरह से जिसका संधि विच्छेद संभव हो उसे हम यौगिक शब्द कहेंगे और योग रूढ़ शब्द कहेंगे। योग रूढ़ क्या होता है आगे चल करके हम इसे भी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यौगिक। रूढ़ शब्द तो आप लोगों को पता चल गया जिसको खंड करने पर, मान लीजिए जैसे राज लिखा हुआ रहेगा, राज, रा जोड़ ज, रा का कुछ मतलब निकलता है? नहीं निकलता है। ज का कुछ मतलब निकलता है? नहीं निकलता है। राम, रा का कुछ मतलब निकलता है? म का कुछ मतलब निकलता है? नहीं निकलता है। तो जिसे खंड करने पर कुछ भी अर्थ ना निकले उसे हम रूढ़ शब्दों के अंतर्गत रखेंगे। बाकी आप यहाँ आगे देखिए यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहेंगे? जैसे बैलगाड़ी, दोनों का मतलब निकल रहा है, गाड़ी का मतलब भी समझ रहे हैं, बैल का मतलब भी समझ रहे हैं। विद्या जोड़ आलय, विद्या का मतलब भी निकलता है, आलय का मतलब भी निकलता है ना। पाठ जोड़ शाला, पाठ का मतलब भी निकलता है और शाला का मतलब भी अर्थ निकलता है। शाला, वो शाला नहीं जो आप समझ रहे हैं, इस शाला का मतलब होता है घर। पाठ जोड़ शाला, है ना। तो चीज़ें कितनी आसान है, चीज़ों को समझना कितनी आसान है। मान लीजिए टिकट जोड़ घर, टिकट घर, रेल यात्री, रेल जोड़ यात्री, रेल यात्री। इस तरह से तमाम शब्द जिसका संधि विच्छेद संभव हो सके यौगिक शब्द कहलाता है और यौगिक शब्द का ही संधि विच्छेद संभव है। बाकी अन्य शब्दों का संधि विच्छेद हम नहीं कर सकते हैं। जैसे पकौड़ी, पकौड़ी का संधि विच्छेद कर सकते हैं? क्या जोड़िएगा? पकौ जोड़ी या प जोड़ कौड़ी, कुछ भी नहीं अर्थ निकलेगा। तो पकौड़ी कहाँ पर चला जाएगा? आपका रूढ़ शब्द में चला जाएगा, है ना। तो आइए यौगिक शब्द को आप लोग क्लियर कर गए। विद्यालय, ये यौगिक शब्द है। परम जोड़ ईश्वर, यौगिक शब्द है ना। कितनी आसान है। इससे भी आसान योग रूढ़ है, इससे भी आसान योग रूढ़ है। कैसे? सेम पैटर्न पर काम करता है लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? अभी आप क्लियर हो जाएंगे। संधि विच्छेद तो होगा लेकिन आगे चल करके वह एक अलग अर्थ दे देता है जिसके वजह से उन शब्दों को हम योग रूढ़ में रखेंगे। जैसे पंकज, पंकज, तो इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो होता है पंक, पंक जोड़ ज। पंक का भी अर्थ निकल रहा है, ज का भी अर्थ निकल रहा है। पंक मतलब कीचड़ होता है और ज मतलब जन्म होता है। तो जिसका जन्म कीचड़ में होता है उसे हम पंकज कहते हैं। अर्थात, जहाँ पर अर्थात आ जाए, पंकज अर्थात कमल, एक तीसरा अर्थ यहाँ पर आ रहा है। और भी आगे उदाहरण देखिए, जैसे लंब जोड़ उदर, लंबोदर। इसका संधि विच्छेद हुआ, ठीक है, यहीं तक सीमित रहता तो वह यौगिक शब्द कहलाता, लेकिन यहां तक सीमित नहीं है, यह एक तीसरा अर्थ दे रहा है। अर्थात, जहां अर्थात आ जाए
यानी कि किसी और को कहेंगे तो वह योग रूढ़ में आएगा। लंबोदर अर्थात गणेश, है ना। उसी तरह से नीलकंठ, शायद लाइट की वजह से आप लोगों को यहाँ पर दिखाई ना दे रहा हो, तो आप बातों को सुन रहे हैं ना, एडजस्ट कर लीजिएगा। नीलकंठ, नील जोड़ कंठ, नील जोड़ कंठ, नीलकंठ, अर्थात, जहाँ अर्थात आ जाए यानी एक तीसरा नाम है ना, तीसरा अर्थ बताने लगे तो उसे हम योग रूढ़ के अंतर्गत में रखेंगे। नीलकंठ अर्थात शंकर, शिव शंकर महादेव, है ना, तीसरा नाम है। इस तरह से तमाम तरह की उदाहरण आपके सामने हम रखेंगे, हालांकि आप लोग समझ चुके होंगे। तो जब तीसरा अर्थ प्रस्तुत होने लगे तो उसे हम योग रूढ़ कहेंगे। फिर से आप लोग फटाफट रिवीजन कर लीजिए। रूढ़ जिसे खंड करने पर कोई अर्थ ना दे। यौगिक जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बना है, वर्णों नहीं, सार्थक शब्दों के मेल से बने हो, है ना, जिसका संधि विच्छेद संभव हो और तीसरा अर्थ ना दे रहा हो, है ना। और योग रूढ़ जिसका संधि विच्छेद भी संभव हो और तीसरा अर्थ दे रहा हो। लंकेश, लंका जोड़ इस, लंकेश यानी कि रावण, तीसरा अर्थ दे रहा है। 10 जोड़ आनन, दशानन अर्थात रावण, एक अलग अर्थ देने लगता है। जब अलग अर्थ देने लगता है तो उसे हम योग रूढ़ के अंतर्गत में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसे हम इरेज कर देते हैं। चलिए उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति, देखिए उत्पत्ति में हम पहले भी बता चुके हैं कि आप चीज़ों को रिलेट करना सीखिए। 1, 2, 3, इस मात्रा को भी इसमें गिन लेते हैं क्योंकि इसके 5 भेद होते हैं। चलिए आप कहिएगा सर इसमें मात्रा को नहीं गिने हैं, इसमें मात्रा को गिन रहे हैं। तो चीज़ें जैसे जैसे बन पड़ता है, ट्रिक खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन ट्रिक कितना रटोगे? 1000, 5000, 10,000 रटते रटते हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मैंने एक उपाय सोचा है कि चीज़ों को कोरिलेट करिए। कोरिलेट करने से चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती है। अर्थ के उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि जन्म लेता है ना, उत्पन्न होता है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तत्सम, इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तत्सम जो संस्कृत से आया हो, जो संस्कृत से आया हो, जैसे कि घृत, घृत हिंदी में जाकर के घी बन गया, है ना, हिंदी में जाकर के घी बन गया। इसी तरह से अग्नि, अग्नि हिंदी में जाकर के आग बन गया। चंद्र हिंदी में जाकर के चांद बन गया। इस तरह से तमाम तरह के शब्द आपको मिलेंगे। जो संस्कृत में यूज होता था उसको थोड़ा बहुत चेंजिंग करके, मॉडिफाई करके उसको हम लोग हिंदी में प्रयोग में लाने लगे, तो उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो देखिए एक के साथ 2 चीज़ें आप लोग सीख पा रहे हैं, तत्सम भी साथ साथ में तद्भव भी। तो जैसे देखिए घृत तत्सम है लेकिन घी तद्भव है। अग्नि, यहाँ पर लिख देते हैं अग्नि, अग्नि तत्सम है लेकिन आग तद्भव है। तो देखिए एक के साथ 2 चीज़ें आप लोग सीख पा रहे हैं, बिल्कुल आसान है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से आप देखेंगे, व्याकरण बुक अगर आपके पास होगा तो उदाहरण उसका देख सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड में सारे शब्दों को लिखना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ, इसीलिए आप देखिए। देशज, देशज जो देश में जन्मा हो, वैसे शब्द जो देश में रह करके जन्मा हो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लुंगी, धोती, गमछी, थारी, लोटा, ये सब क्या है? देशज शब्द है। गढ़ा, गुड़ही, ये सब क्या है? देशज शब्द है ना। गमछा, धोती, ये सब क्या है? देशज शब्द है ना। और जो विदेश में जन्मा हो और उसका हम हिंदी में प्रयोग करने लगे हों, जैसे विदेशज में बहुत से शब्द आते हैं, कुछ अरबी हिंदी मिलकर के बना है, तो कुछ अरबी फारसी मिलकर के बना है, कुछ हिंदी अंग्रेजी मिलकर के बना है। जैसे हिंदी अंग्रेजी मिलकर के कैसे बना है? जैसे टिकट, घर, टिकट अंग्रेजी है लेकिन घर हिंदी है। रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश है, गाड़ी हिंदी है। जैसे बटन, बटन को भी हम लोग हिंदी में यूज करने लगे हैं। अगर बटन का हिंदी नाम देखा जाए तो उसका होता है बहुत ही लंबा नाम,
इसको प्रयोग करना सहज नहीं समझा जाता है, जिसके वजह से हम लोग इंग्लिश वाले बटन शब्द को इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए ये बटन जो है, ऐसे देखिए, ये शर्ट का जो बटन है इसका हिंदी नाम है वस्त्र नियंत्रक कोटिका। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत तरह की, जैसे सिगरेट, तो सिगरेट का नाम है धूम्रपान दंडिका। देखिए उतना लंबा नाम हिंदी में कौन प्रयोग करेगा, तो सीधे तौर पर सिगरेट लिख देता है ना। और भी चीज़ें आपको इस तरह से मिलती रहेगी, जो हिंदी अंग्रेजी से बना है, अरबी फारसी से बना है, तुर्की से बना है। तो जो विदेश से, मोटे तौर पर आप लोग ये याद रखिए कि जो विदेश से आया है उसे विदेशज कहते हैं, विदेशी शब्द को। यहाँ पर चीज़ों को याद रखने के लिए विदेशी शब्द, और यहाँ हम लिख देते हैं देसी शब्द। अपने देश में, ये अपने देश में, अपने देश में, ये अपने देश में जो जन्मा हो, यानी कि उत्पन्न हुआ हो। और विदेशी शब्द जो विदेश से आया हो। उसके बाद कुछ होता है वर्ण संकर। वर्ण संकर मतलब दो अलग अलग जगहों से मिलकर के आया हो, उसे हम वर्ण संकर कहेंगे। वर्ण संकर में वे सभी चीज़ आएंगे, टिकट घर, रेलगाड़ी, रेल यात्री, बहुत सारे शब्द आएंगे जो अलग अलग है। कुछ अरबी है, अरबी हिंदी से मिलकर के बना है, फिर अरबी फारसी मिलकर के बना है, फिर हिंदी अंग्रेजी मिलकर के बना है। इस तरह से आपको जो भी चीज़ें देखने के लिए मिलता है, जैसे इमाम बाड़ा, तो क्या है, इमाम क्या है, हिंदी है, बाड़ा क्या है, अरबी है। इस तरह से आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। जैसे और भी है पानीदार, पानी क्या है, पानी हिंदी है, लेकिन दार क्या है, अरबी है। इस तरह से आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो विदेशों से आया हो, और उसके मेल से एक नया शब्द जो बनता है उसे हम संकर शब्द कहेंगे। तो आई होप आप चीज़ों को भली भांति समझ चुके होंगे, है ना। संकर है ना, पौधों में भी संकर किया जाता है, जिसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो यहाँ पर वर्णों का भी हाइब्रिड हो गया है ना। दो अलग अलग शब्दों से मिला करके एक नया शब्द बना दिया गया, तो उसे संकर शब्द कहेंगे। दैट इज़ वेरी सिंपल। एक बार इसे हम रिपीट कर देते हैं। तत्सम जो संस्कृत से उठ करके आया है और उसे हम हिंदी में प्रयोग में लाने लगे हैं, उसे तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे घृत हो गया, अग्नि हो गया, चंद्र हो गया, इस तरह से बहुत सारे शब्द। तो उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, जैसे घृत को घी, अग्नि को याग, चंद्र को चंद्रमा या चांद, तो वह तद्भव कहलाता है। थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके जब हम शब्दों का, संस्कृत शब्दों का हम प्रयोग हिंदी में करने लगते हैं, थोड़ा बहुत बदलाव करके, तो वह तद्भव कहलाता है। उसके बाद देशज, जो देश में जन्म लिया हो, जिस शब्द ने देश में जन्म लिया हो उसे हम देशज शब्द कहेंगे। और जिस शब्द ने विदेश में जन्म लिया हो उसे हम विदेशज शब्द कहेंगे। और वर्ण संकर, जो दो विदेशी शब्दों से मिल करके या देसी शब्दों से मिल करके बना हो उसे संकर शब्द कहेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। रूप के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। ये भी बहुत देखिए, रूप दो अक्षरों से मिल करके बना है तो इसके दो भेद है ना, विकारी, विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी। इसे बताने के लिए हम नेक्स्ट क्लास लेंगे आप लोगों का, क्योंकि इसे बताने के लिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विशेषण, ये सारी चीज़ आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, तभी ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो आई होप आप चीज़ों को भली भांति समझे होंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप मेरे पास कमेंट भी करें। तब तक के लिए जय हिंद।